राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसा कहें कि हम अपनी शिक्षा के अंदर एक नया नींव का पत्थर जो है रखने वाले हैं। तो वो नया नींव का पत्थर क्या है, किस तरीके से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की है। आज की ये पूरी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स की जिज्ञासा को शांत करेगी जो जानना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरी था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसकी हाइलाइट्स क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत भारी भरकम ये पॉलिसी है, लेकिन आपके नज़रिए से, आपके लिए, आपके मद्देनज़र सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, वो चीज़ें क्या है जो एक स्टूडेंट को जाननी ज़रूरी हैं, और एक टीचर की जॉब के लिए ये नई शिक्षा नीति कितनी इम्पोर्टेंट है, उन सभी बातों के ऊपर आज हम काफ़ी गहन चर्चा करने वाले हैं। वीडियोस तो आपने काफ़ी देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो से पूरा चित्र आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की हाईलाइट्स कि क्या क्या नई चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति में पूछी गई हैं। और वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा, लास्ट में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो मैं देने वाला हूं, जो कि सोने पे सुहागे का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार ये इतनी चर्चा में क्यों है? आपने देखा होगा हर चैनल पर ये वीडियो आई हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन शिक्षकों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिप्लेस किया है। आपके सामने जब भी NEP का नाम आता था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपके दिमाग में आती थी 1986 की पॉलिसी। 1986 के बाद 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आई है, इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब होता है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम, वो ऐसा स्तंभ जिसके ऊपर हमारी पूरी एजुकेशन पॉलिसीज़, हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक, बच्चे और देश का भविष्य टिका हुआ होता है। तो इसीलिए चर्चा का ये विषय बन जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 34 साल के बाद जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 की, उसको चेंज किया है, उसके अंदर काफ़ी संशोधन किए हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। और इस चर्चा के बाद हम ये जानते हैं कि शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं, यानी कि वो मेन की पॉइंट्स कौन से हैं जिनके थ्रू आप इस एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये 2020 है, इसमें एजुकेशन की रीच के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। आपने देखा है कि अब तक भारत के कोने कोने में एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन मिलती है, लेकिन सभी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो जो शिक्षा की पहुंच है और सभी वर्ग के लोगों में समान शिक्षा का वितरण हो, समानता की बात है, और शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, आपने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एजुकेशन की और बच्चे की रिक्वायरमेंट बदलती है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समाज की ज़रूरतों में भी परिवर्तन आता है। तो इसीलिए शिक्षा में परिवर्तन होना भी ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2020 में ये मेक श्योर किया है कि 1986 के बाद जो ये शिक्षा नीति आई है, उसमें शिक्षा सभी को मिले, समान रूप से मिले, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो, वहनीय शिक्षा हो, यानी कि काफ़ी महंगी शिक्षा नहीं हो। आपने देखा है कि रिसेंट टाइम में शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, तो इसकी वहनीय शिक्षा की तरफ इसको जो है ले जाने का प्रयास है, और उसके साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व भी बढ़े। इसीलिए दोस्तों, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर इस शिक्षा नीति में काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है। अब ये जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो ध्यान से सुनो, कोई ना कोई एक समिति इसका गठन करती है, गठन होता है समिति का, और इसको बनाती है। तो नई शिक्षा नीति का जो निर्माण था, उसके लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, वो अध्यक्ष थे। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी बनाई गई, और उस समिति का गठन करने के बाद
पिछले साल 2019 में मई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यानी कि इसकी एक आउटलाइन तैयार की गई और उस आउटलाइन के तहत ही बाकी चीज़ें फिर तैयार हुई। यानी कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और ये मई 2019 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा खाका जो है तैयार किया गया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये वो 2020 में ये थर्ड आई है। इससे पहले 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी आई थी और स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो कई जगह पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये कौन से नंबर की है? तो ये तीसरे नंबर की है, क्योंकि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो 1968 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई देश के लिए। फिर जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता है तो रिक्वायरमेंट जो है बदलने लगती है, परिस्थितियाँ बदलने लगती है। तो फिर 1968 के बाद दूसरी बार जो शिक्षा नीति आई वो 1986 में आई थी और जो तीसरी बार जो आई दोस्तों वो आई है अब 2020 में। तो ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। और दोस्तों याद रखना है आपको कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो शिक्षा के क्षेत्र पर जो जीडीपी का निवेश होगा वो 6% हिस्से के बराबर होगा। याद रखना कितना निवेश होगा जीडीपी का? 6%। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब आपको पता है कि जो एक सिस्टम है एजुकेशन का वो डटा हुआ है 10+2 के मॉडल पर। 10+2 के ऊपर जो मॉडल बेस्ड है उसी के ऊपर हमारी शिक्षा नीति आज तक आधारित थी। लेकिन 2020 में सबसे बड़ा चेंज हुआ है हमारी शैक्षिक मॉडल के अंदर। हमारा जो शैक्षिक मॉडल है, जो करिकुलम है दोस्तों, वो 10+2 का अब नहीं रहा, वो अब हो गया है 5+3+3+4, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो फिल्टर्ड है और एक एक चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति में 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल है उसकी जगह पर नया मॉडल 5+3+3+4 को जो है जोड़ा गया है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा, आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ किताबी शिक्षा पर ज़्यादा जोर था, लेकिन बाद में चल के चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हुई तो उसके अंदर तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करना, यानी कि हर एक भाषा को और ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाएगी। और जो दिव्यांग बच्चे थे यानी कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे थे उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए इन टेक्निक का प्रयोग करने की भी बात इसमें की गई है। तो शिक्षा का कायाकल्प करने की इसमें बात की गई है, बेटरमेंट करने की बात की गई है। और दोस्तों इस शिक्षा नीति में जो छात्रों के अंदर जो सोच है उसको रचनात्मक बनाना है। यानी कि टीचिंग 3 प्रकार की होती है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपको करनी है, बच्चे को कोई चीज़ सिखानी नहीं है, बच्चे को किसी चीज़ के बारे में सोचने समझने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको हिमालय के बारे में पढ़ाना है तो आप हिमालय के बारे में बताएंगे नहीं उसे कुछ, आप उसे प्रेरित करेंगे कि वो बच्चे हिमालय के बारे में जाने और अपनी खुद की सोच अन्वेषण के द्वारा उत्पन्न करे, ऑब्जर्वेशन के द्वारा उत्पन्न करे। यानी कि इसके अंदर शिक्षा नीति के अंदर बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और न्यूली यानी कि जो नई चीजें आ रही हैं तो नई सोच को भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद एमएचआरडी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो इस शिक्षा नीति की पहचान है। देखिए एमएचआरडी का नाम क्या है? एमएचआरडी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है दोस्तों ये था, यानी कि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में 2021 में और 20 में राज करेगा। यानी कि एमएचआरडी का जो नाम चेंज किया है वो कब चेंज किया? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, और इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। याद रखना है आपको। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का उद्देश्य क्या था? इसका एम था शिक्षा और सीखने यानी कि एजुकेशन और लर्निंग पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए एमएचआरडी का पूरा नाम ही यहाँ पर जो है परिवर्तित कर दिया गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 से हटकर 5+3+3+4 में आ गया है। तो अब हम शिक्षा का जो ये ढांचा है
उसको समझेंगे। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा से लेकर आगे तक आप किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में अब पाएंगे, चलो उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा कैसे होगी। अब देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके लिए आयु है 3 से 8 वर्ष। यानी कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को जब आप एजुकेशन देंगे तो उनको आप प्रारंभिक शिक्षा के स्टूडेंट मानेंगे, जिसके अंदर दोस्तों 3 से 8 वर्ष की आयु को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला आयु वर्ग होगा 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे और दूसरा होगा 6 से 8 वर्ष वाले बच्चे। यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए आंगनवाड़ी खोली जाएंगी, बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी और प्री स्कूल का इंक्लूजन किया जाएगा। यानी कि प्री स्कूल खोले जाएंगे और ये सब मुफ्त होंगे, सुरक्षित होंगे और इनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होगी। यानी कि अब जो क्वालिटी होगी स्कूल्स की वो काफ़ी बेहतर होने वाली है, क्योंकि अब प्री स्कूल का भी कंसेप्ट इसमें ऐड कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, समय के हिसाब से मांग बदलती है एजुकेशन की, समाज की, तो जो एजुकेशन का ढांचा होता है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता हो जाती है। तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, और इसके लिए दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और इन्हें शिक्षा देना इसका मेन मोटिव होगा। अब दूसरा जो समूह होगा दोस्तों वो होगा 6 से 8 वर्ष। अब ये जो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में पहली और दूसरी में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, पहली और दूसरी में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या आ गया, प्रारंभिक शिक्षा में 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे आ गए हैं। और दोस्तों जो ये प्रारंभिक शिक्षा होगी उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रखा जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चों के अगर आपको पढ़ने का तरीका आपने खोज करके पढ़ना लगा दिया या एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड पढ़ना आपने बच्चों को सिखा दिया तो वो आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, वो रट्टू तोते नहीं बनेंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर खेलों को इंक्लूड किया गया है और इसे एक्टिविटी बेस्ड बनाया गया है। अब एक और चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ECCE होता है उससे जुड़ी योजनाओं का निर्माण और उनको लागू करना केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। यानी कि ECCE से जुड़ी योजनाएं जो बनाई जाएंगी और उन योजनाओं को जब लागू किया जाएगा तो ये सब मंत्रालय क्या करेंगे, मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे। अब बात करते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इसे कैसे देखा जा रहा है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर MHRD, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा आयोग कर दिया गया है, उसके द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर यह एक राष्ट्रीय मिशन है। आप याद रखना है आपको ये। और इसका एम क्या है, इसका एम है कि राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक, अब देखिए जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसके काफ़ी एम होते हैं, तो उसके अंदर इसका वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एम ये है कि राज्य सरकार द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु पूरी की पूरी जो योजना है वो तैयार की जाएगी। यानी कि 2025 तक तीसरी क्लास तक के सभी बच्चों को देश के अंदर एजुकेट किया जाएगा और उन्हें हाईली एजुकेट किया जाएगा नए अप्रोच के साथ। बुनियादी साक्षरता जो जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबको दी जाएगी। अब हमारे देश में भाषा की विविधता आपको देखने को मिलती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप बहुत सारी अलग अलग जो है भाषाएं देखते हैं। तो हर एक भाषा की विविधता को पहचानना और हर एक भाषा को उसका सही हक दर्जा देने की बात भी इसमें की गई है। यानी कि NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा एक ही होती है। यानी कि परिवार की भाषा जो आप पैदा होते ही सीखते हैं, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसको ही बेस बनाकर पढ़ाया जाएगा। यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा होगी उसी को बेस बनाकर कक्षा 5 तक शिक्षा दी जाएगी। और आप एक चीज याद रखें, इसके अंदर मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यहां पर आप समझे, यहाँ पर दिक्कत क्या होती थी कि बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में भर्ती कर दिया जाता था, जबकि उन्हें हिंदी बोलने में आसानी थी और इंग्लिश उन्हें आती ही नहीं थी। तो इससे क्या होता था, ना तो बच्चों को एजुकेशन मिल पाती थी और ना ही बच्चे ज़्यादा एजुकेशन में कंफर्टेबल फील कर पाते थे, बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ता था। तो ऐसे में कक्षा 5 तक तो
कंपलसरी होगा कि जो उनकी मातृभाषा है उसमें बच्चे पढ़ें। फिर उसके बाद कक्षा 8 तक मातृभाषा उनके लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और आगे के लिए भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं 8वीं कक्षा से आगे तो उनके लिए मातृभाषा ही बेस्ट होगी। ये इसके अंदर बात की गई है। देखिए, स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहेगा, लेकिन किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी कि किसी को कोई भी भाषा के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। बच्चे अपनी मन मर्जी से अपनी भाषा ले सकते हैं। ये भी इसके अंदर काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है। उसके अलावा जितने भी बधिर छात्र हैं जिनको सुनता नहीं है, उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो करिकुलम है उसके हिसाब से ऐसा कंटेंट, ऐसी सामग्री तैयार की जाएगी जिससे वे सांकेतिक भाषा से हर चीज़ को समझ सके। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बधिर छात्र है उनके लिए भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिससे कि एक ऐसा सिस्टम पैदा किया गया है जिससे कि सांकेतिक भाषा द्वारा, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज जिसको ISL बोलते हैं, पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, जिससे उनको एजुकेशन लेने में काफ़ी आसानी होगी। अब NEP 2020 के तहत जो भारतीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि IITI बोला जाता है, जिसके अंदर फारसी, पाली, प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। और उसके साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने के लिए मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा को इनके अंदर भी बढ़ाने के लिए जो है जोर देने का सुझाव दिया गया है। अब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े हम सुझावों की बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के रिगार्डिंग क्या बात है। क्योंकि शिक्षा के अंदर सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देना नहीं होता, आप बच्चों को कितना एजुकेशन दे पाए हैं इसे मापना भी ज़रूरी होता है। तो पूरा करिकुलम और उसके इवैल्यूएशन के लिए क्या सुझाव है इसके अंदर, चलो देखते हैं। देखिए, NEP 2020 में एक ऐसे करिकुलम को जो है इंट्रोड्यूस करने के ऊपर बल दिया गया है जिसके तहत करिकुलम का बोझ बच्चों के ऊपर कम पड़े। यानी कि पहले आप देखते थे कि सिलेबस का बोझ काफ़ी बच्चे मानते थे, लेकिन अब ऐसा किया गया है कि बच्चे सिलेबस का बोझ न माने, जिसके तहत जो 21वीं सेंचुरी है हमारी, 21st सेंचुरी है, उसके हिसाब से बच्चों के अंदर स्किल पैदा हो, बच्चों को अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ही दोस्तों पढ़ाने की बात इसके अंदर की गई है, और बच्चों के तार्किक चिंतन को बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि बच्चों को ना तो मेमोरी लेवल पर पढ़ाना है, ना ही आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ाना है, बच्चों को रिफ्लेक्टिव लेवल पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बच्चों को सोचने समझने के लिए मजबूर करना पड़ेगा आपको। बच्चे के अंदर आप जो है ये चीज़ जगाएंगे कि वो खुद चीज़ों को जानने की कोशिश करे, ये ना हो कि शिक्षक जबरदस्ती उसके ऊपर चीजें थोप रहा है। तो करिकुलम को काफी कम किया गया है, और करिकुलम को कम करने के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड इसको बनाया गया है। और दोस्तों, इस शिक्षा नीति के अनुसार आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, साइंस हुआ, इन तीनों स्ट्रीम के अंदर व्यावसायिक शिक्षा देने की भी बात की गई है। यानी कि चाहे आप आर्ट्स ले, चाहे आप जो है कॉमर्स ले, चाहे साइंस ले, तो उसके अंदर आप कैसे एक जॉब प्राप्त करेंगे और कैसे एक व्यावसायिक शिक्षा होती है, वो सारा का सारा सिस्टम इसमें जो है दिया गया है। क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी की समस्या काफी उत्पन्न हो रही है, शिक्षित बेरोजगारी, आपने देखा होगा कि शिक्षित लोग भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो ऐसे में शिक्षा नीति के अंदर आर्ट हो, साइंस हो या फिर आपकी कॉमर्स हो, उनके अंदर एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर इंक्लूड किया जाएगा जिससे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले। नई शिक्षा नीति के अंदर जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस होता है स्कूल का, उसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है और इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ा कदम है। उसके अलावा जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसे आप NCERT के नाम से जाना जाते हैं, उसके द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि NCF 2021 भी तैयार किया जाएगा। याद रखना कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसके बाद नया NCF तैयार किया जाएगा। यानी कि हर शिक्षा नीति का
एक अलग क्या होता है, करिकुलम होता है। तो एनसीएफ 2005 चला आ रहा था, उसके ऊपर बेस ही सारी चीजें थी, लेकिन आगे एनसीएफ 2021 तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा एनसीएफएससी, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और इसके अंदर दोस्तों कक्षा 6 से ही क्या हो गया है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा और इसके अंदर इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है। एनईपी 2020 में छात्रों की सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु डेली और बेहतर तरीकों से क्या होगा, आकलन किया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा नीति ये मेक श्योर करती है कि जो टीचर आकलन करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। यानी कि बच्चों को सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बेस नहीं रहना पड़ेगा, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से टीचर क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। और जो कक्षा 3, 5 और 8 हैं, यानी कि छात्र कक्षा 3, 5, 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी कि तीसरी, 5वीं और 8वीं के स्तर पर स्कूली परीक्षाएं होंगी जिनके अंदर उपयुक्त प्राधिकरण, यानी कि जो पूरा का पूरा कमेटी होगी वो अच्छे तरीके से उनको क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा। और दोस्तों छात्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि छात्रों के समग्र विकास के एम को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। ये पूरा सिस्टम ही चेंज किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या एमसीक्यू आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। देखिए नया सिस्टम आ रहा है, क्योंकि 10वीं 12वीं का पूरा सिस्टम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। या तो इसमें सेमेस्टर आएंगे या फिर एमसीक्यू के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है चीज़ें करवाई जाएंगी 10वीं 12वीं में। और छात्रों की जो प्रगति है, यानी कि जो प्रोग्रेस है, उसको मूल्यांकन के लिए, उसको परखने के लिए नए मानक निर्धारक किए जाएंगे। जैसे कि पहले नंबर दिए जाते थे, फिर ग्रेड दिए जाते हैं, ऐसे ही कोई नया मानक यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, क्योंकि पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। तो असेसमेंट कैसे किया जाएगा और असेसमेंट के प्रकार क्या होंगे, ये भी बनाने के लिए नई नई जो है एक केंद्र की स्थापना की है जिसे नेशनल असेसमेंट सेंटर कहा जाएगा। और वो ही परख के नाम पर, यानी कि उस बॉडी का क्या नाम होगा, परख, जो मूल्यांकन कैसे होगा ये तय करेगी। अब छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन का देखिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव है नीति में, और भविष्य से जुड़े बच्चे अपना निर्णय ले सके, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन करने के लिए तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई द्वारा एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा। अब शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधारों को हम देखते हैं, यानी कि ये जो एजुकेशन जो हमारी चल रही थी उसमें सुधार क्या क्या होंगे इसके आने से। देखिए शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी प्रक्रिया होगी। आपने देखा होगा जब भी वैकेंसीज निकलती हैं टीचर्स की, तो उसके ऊपर हमेशा से ही पंगे रहते हैं कि ये फेयर नहीं है, ये जो टेस्ट लिए जाते हैं उसका तरीका गलत है। तो इस पूरे तरीके को चेंज किया जाएगा, और इसके तहत मैं एक नई वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को एक टीचर को इस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या फायदा और नुकसान होगा। अब से पहले क्या होता था कि अगर आप एक बार टीचर लग गए तो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, लेकिन अब अगर आप एक टीचर लग गए हैं तो आपको अपने स्टैंडर्ड बरकरार रखना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2020 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, जिसको एनपीएसटी कहा गया है, उसका विकास करेगी। यानी कि कुछ शर्तें होंगी कि कम से कम एक टीचर को ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो करप्ट टीचर गए हुए होंगे उनका पता लग जाएगा कि कौन करप्ट है और किसको चीज़ें आती है। तो एक स्टैंडर्ड बनाए रखना होगा। अगर टीचर का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो वो कैसे गुणवत्ता की, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। एम ही शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना है तो शिक्षकों की गुणवत्ता को भी बेहतर करना पड़ेगा। और दोस्तों एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफटीई 2021 का भी विकास किया जाएगा, यह भी आप याद रखें। और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं।
उच्च शिक्षा के अंदर इसके अंतर्गत क्या बात की गई है? देखिए, एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3%, ये 2018 में था, उससे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। ठीक है, और उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई सत्रों पर पाठ्यक्रम को छोड़ भी सकेंगे और उन्हें उसी के रूप में डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जैसे कि 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। इस तरीके से ड्रॉपिंग आउट की भी दिक्कत यहाँ पर ठीक हो जाती है। अब विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल जो था दोस्तों होता था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ये कुछ इतनी महत्वपूर्ण बातें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड।